हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं सिकंदर कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे भारत के भूगोल से बीपीएससी की परीक्षा में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं उस सारे प्रश्नों को देखेंगे। ठीक है, ये मास्टर वीडियो होगा। इसमें कुल 150 प्रश्न होगा। 150 प्रश्न जो है 38वीं बीपीएससी से लेकर के अभी तक में, वर्तमान तक में बीपीएससी की परीक्षा में जो जो प्रश्न को पूछा गया है भारत के भूगोल के खंड से, उन सारे प्रश्नों को इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन, भारत विस्तृत है किस अक्षांश देशांतर पर? तो भारत तो विस्तृत है, वो है आपका 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश। ठीक है, तो इसमें आपका हो जाएगा। और तथा 68 से पूर्वी देशांतर से 97 25 पूर्वी देशांतर। 68 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश इसको पढ़ेंगे, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पढ़ेंगे। इसमें आंसर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं, ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, सब 37 डिग्री से शुरू किया गया है। अक्षांशीय विस्तार है, ये पृथ्वी है, 0 डिग्री ये हो गया। तो 8 डिग्री 4 ये अक्षांश उत्तरी अक्षांश है, यहाँ से शुरू होता है। तो भारत जो अवस्थित है वो है उत्तरी गोलार्ध में, है ना, उत्तरी गोलार्ध में और पूर्वी देशांतर में, है ना, उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में बीच में अवस्थित है यहाँ पर भारत। तो ये है, तो डी आंसर इसका हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी तो संपूर्ण मानव जाति का 17% जनसंख्या है। एक्चुअली में 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या जो है पूरे विश्व की जनसंख्या का 17.5% है। तो ये ऑप्शन भी गलत है, लेकिन हालांकि उसके नियरेस्ट है, तो 17% जनसंख्या मान के चले, बी आंसर मान के चलना होगा। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जो संसार के समस्त क्षेत्रफल के स्थलीय भाग का 2.4% है। पूरे वर्ल्ड का 2.4% क्षेत्रफल भारत का है। और जनसंख्या के मामले में अगर बात करें तो 17.5% जो है भारत की जनसंख्या है पूरे विश्व का। ठीक है, ये है। 3 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय प्रमाणिक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जो है एक ग्रीनविच मध्य समय के बीच में अंतर क्या है? तो ये बीच में जो अंतर है वो 5.5 घंटा का अंतर है। ग्रीनविच मीन टाइम जो है 0 डिग्री देशांतर को कहते हैं, वो ग्रीनविच वेधशाला से गुजरता है जो कि लंदन में है। वहाँ से अगर पूर्वी देशांतर की ओर बढ़ते हैं तो हमारा जो है 82.5 डिग्री का जो पूर्वी देशांतर लाइन है वही हमारे भारत के बीचों बीच इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। तो इसी को हम लोग IST टाइम घोषित किए हुए हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम जोन रेखा। तो इसी टाइम के माध्यम से भारत का टाइम निर्धारित होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम से 82.5 डिग्री आगे है, तो हर 15 डिग्री आगे पर 1 घंटा आगे होता है समय। तो जोड़ लीजिए जो है कितना घंटा आगे होगा, तो 5.5 घंटा आगे जो है ग्रीनविच मीन टाइम से हमारा भारत का टाइम है। अगर वहाँ 12 बजेगा तो हमारे यहाँ, है ना, 5:30 बजेगा। हुंड्रू जलप्रपात निर्मित है कहाँ पर? हुंड्रू जलप्रपात कहाँ पर है? तो ये है आपको स्वर्णरेखा नदी पर झारखंड में। जलप्रपात क्या होता है जानते हैं? जलप्रपात किसी न किसी नदी के द्वारा ही बनता है। नदी जब ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है, किसी ऊंचाई से नीचे की ओर गिरती है झरने नुमा आकार में, जो है स्वरूप में, झरने नुमा स्वरूप में, तो उसको हम जो है जलप्रपात कहते हैं। तो सी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 5 नंबर, भारत की सर्वोच्च चोटी कौन है? तो भारत की सर्वोच्च चोटी जो है वो है गॉडविन स्टीन, जिसको K2 कहते हैं। ठीक है, काराकोरम श्रेणी में ये आता है गॉडविन स्टीन जो है। लेकिन अगर भारत नहीं रहता या विश्व रहता तब माउंट एवरेस्ट हो जाता। माउंट एवरेस्ट चूँकि हिमालय पर ही है, हिमालय का ही एक पर्वत है, नेपाल हिमालय में पड़ता है, नेपाल वाला रीजन में पड़ता है। और हिमालय का ही ये भी है, गॉडविन स्टीन भी है, जो कि हिमालय का एक पार्ट है ना। काराकोरम ट्रांस हिमालय जिसको कहते हैं उस श्रेणी में पड़ता है ना। तो जो है कि गॉडविन स्टीन पड़ता है उसमें। तो भारत का सबसे ऊंची चोटी है गॉडविन स्टीन। उसके बाद है आपका जो है कंचनजंगा, है ना। कंचनजंगा देखिए, माउंट एवरेस्ट विश्व का सबसे ऊंचा हो गया 8848 मीटर। गॉडविन स्टीन है जिसको K2 कहते हैं 8611 मीटर। कंचनजंगा है 8598 मीटर, ये भी भारत में है,
कंचनजंगा कहाँ पर है, तो सिक्किम में, ठीक है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय में हिम रेखा निम्न में किसके बीच है। तो हिमालय में जो हिम रेखा है, हिमालय पर्वत श्रेणी में जो हिम रेखा है वो है 4300 से 6000 मीटर पूर्व, है ना, पूर्व में, 4300 से 6000 मीटर पूर्व में। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है कौन। तो पर्वत पदीय प्रदेश है वो है आपका शिवालिक। जैसे कि हम जानते हैं हिमालय का जो है, हिमालय का श्रेणी है ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय जिसको मध्य हिमालय भी कहते हैं, फिर उसके बाद जो है ये आ जाता है शिवालिक। तो 4 श्रेणी है हिमालय का, और इस शिवालिक के बाद जो है ये तराई प्रदेश है, मैदान आ जाता है। तो सबसे हिमालय का सबसे अंतिम वाला जो शिवालिक है, यही पूछा जा रहा है, हिमालय पर्वत के पदीय प्रदेश कौन है, तो शिवालिक है। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ, शिवालिक श्रेणी का निर्माण किस काल में हुआ। तो शिवालिक श्रेणी का निर्माण जो हुआ है सोनोजोई काल में हुआ है। जैसा कि हम जानते हैं हिमालय जो है 4 श्रेणी है ना, ट्रांस हिमालय, बृहत हिमालय, लघु हिमालय, फिर शिवालिक। तो जो है ये शिवालिक का सबसे अंतिम में हुआ है निर्माण, है ना, सबसे अंतिम में निर्माण हुआ है, ठीक है, तो इसीलिए आंसर हो गया। भारत में निम्न में से कौन सा मेघालय पठार का अंश नहीं है। तो भारत में मेघालय पठार का अंश इसमें से कौन नहीं है, तो वह है भुवन की पहाड़ियाँ, है ना। बाकी गारो पहाड़ी, खासी पहाड़ी, जयंतिया पहाड़ी ये मेघालय का पार्ट है, मेघालय के अंतर्गत ही आता है, ये सब पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। वैसे तो गारो, खासी, जयंतिया जनजाति का भी नाम है, लेकिन ये पहाड़ी का भी नाम है, मेघालय में अवस्थित है। लेकिन भुवन की पहाड़ियाँ क्या है, मेघालय में के पठार के अंतर्गत नहीं आता है। तो भुवन की पहाड़ी कहाँ आता है, तो मिजो हिल्स में आता है, मिजोरम में आता है, ये मिजोरम के अंतर्गत आता है, ठीक है। भारत की तट रेखा कितनी है, तो भारत की जो संपूर्ण तट रेखा है वो है 7516.6 किलोमीटर। वैसा कोई ऑप्शन में है ही नहीं, इसलिए इसका स्टार लगा दिया गया है, ठीक है। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट क्या कहलाते हैं। पश्चिमी घाट जैसा कि जानते हैं भारत जो है, भारत का ये प्रायद्वीपीय आकार है, तो ये वाला घाट को हम पश्चिमी घाट कहते हैं, इस घाट को हम पूर्वी घाट कहते हैं। तो पश्चिमी घाट का जो, ये जो पश्चिमी घाट का जो यहाँ पर महाराष्ट्र है ना, यहाँ आपको गोवा मिलेगा, यह पूरा एरिया कर्नाटक मिलेगा, ठीक है, फिर केरल मिलेगा ऐसे। तो यहाँ महाराष्ट्र और कर्नाटक और गोवा का जो क्षेत्र है पश्चिमी घाट वाला, इसको हम कहते हैं सह्याद्री। तो यही पूछा जा रहा है प्रश्न, तो क्या कहते हैं महाराष्ट्र और कर्नाटक के पश्चिमी घाट वाला क्षेत्र, तो सह्याद्री कहलाते हैं, बी आंसर हो जाएगा। वह दर्रा जो सर्वाधिक ऊंचाई में अवस्थित है, क्या हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन, तो ये हो जाएगा नाथुला। नाथुला दर्रा जो है क्या है, सर्वाधिक ऊंचाई पर अवस्थित है। कमेंट करके लिखिएगा आप लोग, नाथुला दर्रा कहाँ है, किस राज्य में पड़ता है। जोजिला दर्रा किस राज्य में पड़ता है, नाथुला किस राज्य में, रोहतांग दर्रा किस राज्य में पड़ता है। ये इतना जान लीजिए, हिमालय के श्रेणी में ही आता है ये सब राज्य, ठीक। 16 नंबर क्वेश्चन है, लक्षद्वीप टापू अवस्थित है कहाँ। तो लक्षद्वीप जो है दक्षिण पश्चिम भारत के अरब सागर में, है ना। जैसा अभी बताएं ये जो है भारत है, मान लीजिए भारत का प्रायद्वीपीय भारत, दक्षिण भारत का हम चित्र बनाए हैं। तो ये हो गया अरब सागर, और ये हो गया बंगाल की खाड़ी, है ना, बाएं साइड में। यहाँ पर आपका जो है ये केरल है, ये केरल है, और यहीं पर जो टापू है ये सब है लक्षद्वीप है। तो यहीं पर लक्षद्वीप है। भारत का दक्षिण पश्चिम हो गया ना, दिशा तो जानते होंगे आप लोग, ऊपर को उत्तर कहते हैं, नीचे को दक्षिण कहते हैं, और लेफ्ट को वेस्ट, इधर को ईस्ट। 17 नंबर क्वेश्चन देखिए, द्वीपों का समूह लक्षद्वीप कैसा द्वीप है। तो ये है प्रवाल द्वीप है, प्रवाल से उत्पत्ति, प्रवाल मतलब होता कोरल, कोरल के अस्थि पंजरों से बना हुआ द्वीप है ना। जीवीय द्वीप है, जीव के कंकाल से बना हुआ द्वीप है, ये है। 18 नंबर क्वेश्चन देखिए, लक्षद्वीप में कितने द्वीप हैं। तो लक्षद्वीप समूह में कुल जो है वो है आपका 36 द्वीप है, ठीक है। 36 में से लगभग 12 में ही जो है निवास है, बाकी में सब वैसे है। 19 नंबर क्वेश्चन देखिए, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में, और यह कहाँ पर है। तो विदर्भ जो है महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी हिस्से को हम विदर्भ कहते हैं, है ना। महाराष्ट्र के, ये भारत है, यहाँ पर महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र यहाँ पर गुजरात है, मान लीजिए ये महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र का उत्तर पूर्वी इलाका ये हो गया, तो यहाँ पर होगा विदर्भ। सूखा का क्षेत्र होता है, ये है।
काली मिट्टी वाला क्षेत्र है। निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्वाधिक क्षेत्र वनों के अंतर्गत पाया जाता है? तो वन के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्र जो आता है 20 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन आना चाहिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश तो यहाँ है नहीं, तो दूसरे नंबर पर आता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में ऑप्शन है तो डी आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। पूरा आंकड़ा देखें तो सबसे अधिक वन जो है क्षेत्रफल के आधार पर मध्य प्रदेश में है, फिर दूसरे नंबर पर अरुणाचल प्रदेश है, छत्तीसगढ़ तीसरे स्थान पर है। ठीक है, ये वन रिपोर्ट 2017 के अनुसार यह डाटा है। उसके बाद तो फिर वन रिपोर्ट आया भी नहीं है, तो उसी को मानकर चलना होगा। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलती है? पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट कहाँ पर मिलता है? जैसे हम देखें कि ये भारत है, भारत का ये प्रायद्वीपीय भारत है, तो यहाँ पश्चिमी घाट है, ये पूर्वी घाट है ना, ऊंचाई वाला क्षेत्र है। तो ये दोनों पहाड़ आपस में कहाँ मिलता है? तो यहाँ मिलता है। यहाँ पर नीलगिरी की पहाड़ी है, तो यहीं पर मिलता है। तो नीलगिरी की पहाड़ी के पास दोनों घाट का जो है छोर मिल जाता है। ठीक, ये है नीलगिरी की पहाड़ी। नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु और केरल दोनों में अवस्थित है। ये है 22 नंबर क्वेश्चन देखिए, क्षेत्रफल के क्रम में भारत के 3 बड़े राज्य हैं कौन? तो 3 बड़े राज्य जो हैं क्षेत्रफल के अनुसार, तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। पहले नंबर पर राजस्थान का क्षेत्रफल बहुत बड़ा है पूरे भारत में, फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए 23 नंबर, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां स्थान किसका है? तो जनसंख्या के अनुसार तीसरा जो है वो बिहार का स्थान आता है। जनसंख्या के अनुसार तीसरा बिहार का स्थान आता है, और क्षेत्रफल के अनुसार अगर देखें तो बिहार का स्थान 13वां आता है, ना कि 12वां। अब चेंज हो गया है डाटा, ठीक है, जब से तेलंगाना बना है तब से। ठीक, तो ये है, तो क्वेश्चन में 12वां दिया है बिहार के बारे में, लेकिन ऐसा नहीं है। तेलंगाना बनने के बाद 13वां पोजीशन में आ गया है बिहार। 24 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारत के निम्नलिखित भागों में द्रविडियन प्रजाति मुख्यतः कहाँ संकेंद्रित है? द्रविडियन प्रजाति के लोग कहाँ संकेंद्रित पाए जाते हैं, कहाँ अधिक पाया जाता है? तो वह दक्षिण भारत में। द्रविडियन प्रजाति मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में अधिक पाए जाते हैं। द्रविड़ भाषा के परिवारिक हैं, ये द्रविड़ भाषा बोलते हैं। इसके अंतर्गत जो है इसमें तमिल, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु और तुलु प्रमुख आते हैं। ये सब द्रविड़ के अंतर्गत ही आता है। 25 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? किस राज्य में जनजातीय समुदाय नहीं रहते हैं? तो वो है हरियाणा। पंजाब में भी जनजाति नहीं रहते हैं, तो पंजाब और हरियाणा में जनजाति नहीं रहते हैं। ठीक है, ये है 2011 की जनगणना के अनुसार। भील जाति कहाँ पाई जाती है? तो भील जाति जो है राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश सब जगह पाया जाता है। मध्य प्रदेश में भी पाया जाता है, तो ये है। तो महाराष्ट्र में भी पाया जाता है भील जाति। तो यहाँ पर वैसा महाराष्ट्र, राजस्थान और मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में ऑप्शन में है नहीं, महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र आंसर होगा। देखिए गुजरात में है, मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना सहित इसमें जो है ये जनजाति पाया जाता है। राजस्थान प्रांत में भी पाया जाता है ये। 27 नंबर है, निम्नलिखित नगरों में से अलकनंदा एवं भागीरथी कहाँ मिलकर गंगा नदी बनाते हैं? अलकनंदा और भागीरथी जब मिलती है तब उसका नाम हो जाता है गंगा, है ना। वो कहाँ मिलता है? तो वो मिलता है देवप्रयाग में। देवप्रयाग में मिलकर के दोनों का नाम हो जाता है गंगा। और हरिद्वार में वही गंगा मैदानी क्षेत्र में इनकर जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में यरलुंग जंगबो नदी को किस नाम से जाना जाता है? भारत में यरलुंग जंगबो नदी को जो है वो जाना जाता है ब्रह्मपुत्रा के नाम से। ब्रह्मपुत्रा को बांग्लादेश में जमुना के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और यरलुंग जंगबो नदी को तिब्बत में जाना जाता है यरलुंग जंगबो के नाम से, है ना। शांगपो भी कहा जाता है इसको। और जो है इंडिया में ब्रह्मपुत्रा के नाम से जाना जाता है। असम में जब प्रवेश करता है तो ब्रह्मपुत्रा नाम हो जाता है ना। ये है, तिब्बत में इसको सांगपो कहा जाता है, बंगाल में जमुना कहा जाता है। ठीक है, तेल नदी निम्नलिखित नदियों में से किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी जो है सहायक नदी है वो है ये भारत की तेल नदी। तो ये इसमें ई आंसर है। ठीक है, किसकी सहायक नदी है? तो तेल नदी महानदी का प्रमुख सहायक नदी है। तो महानदी तो ऑप्शन में है नहीं। ठीक है, यह नदी मात्र 8 किलोमीटर तक ही प्रवाहित होती है। ओडिशा में यह ओडिशा की प्रमुख नदी है। महानदी की अन्य सहायक नदियों में है आपका जो है शिवनाथ, जोंक नदी, है ना, ये सब नदी है। शिवनाथ नदी, जोंक नदी, हंसदो नदी, ईब और
मांड नदी। तेल नदी है महानदी का सहायक नदी। 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? इनमें से कौन नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है? ये है आपका भारत, और ये बंगाल की खाड़ी, और ये अरब सागर। तो कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो इसमें गंगा गिरती है यहाँ बंगाल के पास, ब्रह्मपुत्रा भी गिरती है, गोदावरी भी यहाँ से आकर के यहाँ ऐसे गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, है ना, तो आंध्र प्रदेश होते हुए। तो ये हो गया ए आंसर, ए भी हो जाएगा। महानदी कृष्णा और कावेरी भी गिरती है बंगाल की खाड़ी में, बी भी हो जाएगा। लूनी नर्मदा ताप्ती नहीं गिरती है, लूनी नर्मदा ताप्ती जो है वो पश्चिम की ओर जाती है, अरब सागर में गिरती है, ठीक है, ऐसे करके। तो ये सी नहीं होगा, तो ए और बी दोनों होगा आंसर, तो इसका मतलब डी हो गया। 31 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है? तो गंगा नदी के किनारे इनमें से कौन सा शहर नहीं है? वह है उत्तरकाशी। फतेहपुर गंगा के किनारे है, भागलपुर गंगा के किनारे है, कानपुर गंगा के किनारे है, लेकिन उत्तरकाशी नहीं है। उत्तरकाशी एक जिला है उत्तराखंड का, जहाँ से भागीरथी नदी निकलती है ग्लेशियर से, गंगोत्री ग्लेशियर से। तो उसी भागीरथी नदी ही आगे चल करके अलकनंदा से मिलती है, तो फिर गंगा का नाम होता है गंगा, है ना, गंगा नाम से फिर आगे बढ़ती है। तो उत्तरकाशी जिला है, तो गंगा के किनारे तो नहीं कर सकते हैं ना, उत्तरकाशी में तो गंगा निकलती ही है भागीरथी नाम से, तो वहाँ तो गंगा नाम ही नहीं है इनका, तो यही है। 32 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थान है? इनमें से कौन जो है एक सूखा स्थान है? तो वह है लेह। लेह लद्दाख भी सूखा है, डिजर्ट की गिनती में आता है। देखिए मरुस्थल की गिनती में आता है वो। मरुस्थल दो तरह का होता है, एक बलुआई मरुस्थल और एक होता है बर्फीला मरुस्थल। मरुस्थल का मतलब होता है, मतलब ही होता है कि वो जो स्थल है पूरा मरु है, मरा हुआ है, वहाँ पर कोई भी जो जीव और पौधा नहीं हो पाता है ना, उसके लिए जो अनुकूल नहीं होता है वह, तो इसीलिए जो है उसको मरुस्थल कहा जाता है, बंजर भूमि होता है। तो ले हो गया। 33 नंबर देखिए, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है। तो अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश पर अवस्थित है। उनकी ऊंचाइयों में भिन्नता, परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता है। क्या कारण है? अमृतसर और शिमला जो है एक ही अक्षांश पर है, तो एक ही अक्षांश पर है तो टेम्परेचर सेम रहना चाहिए, लेकिन उसमें टेम्परेचर में अंतर पाया जाता है अमृतसर और शिमला में। शिमला में थोड़ा ठंडा रहता है, अमृतसर में थोड़ा गर्म रहता है। कारण ये है कि शिमला ऊंचाई पर है और अमृतसर लैंड भाग में है, मैदानी भाग में है, तो यही कारण है, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। 34 नंबर देखिए, भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है कहाँ? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा प्राप्त होती है वो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से। दक्षिण पश्चिम मानसून से ज़्यादा जो है वर्षा होती है, ठीक है। मौसम विभाग 2014 के आंकड़ों के अनुसार दक्षिण पश्चिमी मानसून भारत की कुल वर्षा का 90% वर्षा जो है करती है। दोमट्टी को हम लोम मिट्टी भी कहते हैं। तो ये मिट्टी कौन सा कण इस मिट्टी में कौन सा कण मिलता है? तो इसमें मिलता है सभी प्रकार के कण, है ना। दोमट्टी मिट्टी में बालू कण भी रहेगा, चिकना कण भी रहेगा, पांसु भी रहेगा, ठीक है। 40% बालू कण रहता है इसमें, 40% मृतिका रहेगा, क्ले, एवं 20% गाद रहेगा, है ना। तो ये सब कुछ रहता है इसमें, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, पौधों को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है? सबसे अधिक पानी जो है पौधों को मिलता है वो चिकनी मिट्टी में। चिकनी मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधों को सबसे अधिक पानी इसी मिट्टी में मिलता है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाद होता है, 50% मृतिका और बालू की कुछ मात्रा हो पाई जाती है। वायु का आवागमन कम होता है, जिसके कारण जल क्रांति हो जाती है, मतलब जल को संचय करके रखता है। निम्नलिखित नहर प्रणालियों में किससे बिहार के क्षेत्र में सिंचाई होती है? तो बिहार के सिंचाई क्षेत्र में जो सिंचाई होती है, कौन सी परियोजना है इनमें से होती है? तो वो है आपका त्रिवेणी नहर परियोजना। बाकी नहीं, ऊपरी गंगा से नहीं, ये तो यूपी में है। शारदा नहर भी नहीं, पूर्वी यमुना नहर भी नहीं, ये त्रिवेणी नहर से होती है। त्रिवेणी नहर गंडक नदी से निकाला गया है, ठीक है। त्रिवेणी नहर तो बिहार में त्रिवेणी नहर से जो है गंडक नदी के बाएं तट से निकाली गई है, जो कि पश्चिमी चंपारण को सिंचाई कराया जाता है। 38 नंबर क्वेश्चन देखिए, दिए गए कूट की सहायता से हरित क्रांति के घटक चुनिए। तो हरित क्रांति के घटक क्या थे? तो सभी है, इनमें से चारों हो जाएगा। उच्च उत्पादन देने वाली किस्म के बीज, हाई यील्डिंग सीड्स,
है ना, जिसको कहते हैं उच्च किस्म के बीज, संकर बीज। सिंचाई की व्यवस्था, समुचित व्यवस्था होनी चाहिए। ग्रामीण विद्युतीकरण, मतलब जो है ग्रामीण विद्युतीकरण भी होना चाहिए, विद्युत भी पहुंचना चाहिए। जहाँ पर नहर नहीं है वहाँ पर जो है पंपिंग सेट चलने के लिए वहाँ विद्युत होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होना चाहिए। और चौथा है ग्रामीण सड़कें और विपणन, ग्रामीण सड़कें दुरुस्त होना चाहिए, मार्केट तक पहुँचने के लिए, अनाज को बेचने के लिए। और विपणन मतलब अच्छा मार्केट होना चाहिए, मंडी होना चाहिए। ठीक है, तो ये है तो सभी हो जाएगा। 39 नंबर देखिए, निम्न में से कौन सा एक कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है इनमें से कौन सा? तो ये हो गया उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। ठीक है, ये जो जितना भी उपाय है, कुशल सिंचाई, गुणवत्ता युक्त बीज, कीटनाशकों का प्रयोग, उर्वरकों का प्रयोग, ये सभी आंसर होगा इसका। कौन सा कृषि में उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता है? तो यही है, उत्पादकता बढ़ाने का रास्ता यही है सब। अच्छा किस्म का बीज हो, अच्छा किस्म का कुशल सिंचाई हो, कीटनाशक का प्रयोग हो, उर्वरकों का प्रयोग हो, तभी तो उत्पादकता बढ़ेगा। उत्पादकता का मतलब ये होता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना अनाज का उत्पादन होता है उसको हम उत्पादकता कहते हैं। तो प्रति इकाई क्षेत्रफल में जितना अधिक अनाज उत्पन्न करेंगे तो वो उतना अधिक उत्पादकता वाला जमीन कहलाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है। तो वो कैसे ज़्यादा होगा? तो उर्वरक का प्रयोग करेंगे, कीटनाशक का करेंगे, कुशल सिंचाई करेंगे, कुशलता के साथ गुणवत्ता का बीज का प्रयोग करेंगे। इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है किससे? तो इंद्रधनुषी क्रांति का संबंध है उपरोक्त में से सभी, हरित क्रांति से भी, श्वेत क्रांति से भी, नील क्रांति में से भी, समग्र रूप से सभी क्रांतियों को हम इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। ठीक है, 2000 ईस्वी को केंद्र सरकार ने नई राष्ट्रीय कृषि नीति घोषणा की थी। इस नीति के तहत इंद्रधनुषीय क्रांति की परिकल्पना को प्रस्तुत की। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कृषि के क्षेत्र में संबंधित सभी क्रांतियों को शामिल कर लिया गया, है ना। जितनी भी क्रांति थे, जैसे हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, लाल क्रांति, सुनहरी क्रांति, भूरी क्रांति, रजत क्रांति, है ना। तो रजत क्रांति जैसे आपका जो है सिल्वर अंडा उत्पादन से है, थी इस तरह से। लाल क्रांति टमाटर और मांस से है। तो इस तरह की सभी क्रांतियों को समग्र रूप से हम क्या कहते हैं? ये जो है इंद्रधनुषी क्रांति कहते हैं। 41 नंबर देखिए, काली क्रांति संबंधित है किस चीज़ से? तो काली क्रांति जो संबंधित है वो है कच्चा तेल के उत्पादन से, क्रूड ऑयल। कच्चा तेल जो प्रसंस्करण होकर के जो अलग अलग तेल फिर बनता है ना। मिट्टी तेल हो गया, किरासन तेल, डीजल, पेट्रोल, ये बनता है। कच्चे तेल से सभी पदार्थ बनता है, ऑयल। तो कच्चा तेल का जो उत्पादन है वो कहलाता है काली क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज है, नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, हरित क्रांति जो है खाद्यान्न उत्पादन, लाल क्रांति मांस और टमाटर, पीली क्रांति तिलहन उत्पादन। ये है। भारत की अधिकतम गेहूं उत्पादक राज्य कौन है? गेहूं सबसे अधिक उत्पादन कौन करता है? तो मात्रा में तो उत्तर प्रदेश। अगर उत्पादकता के आधार पर देखें तो उत्पादकता के आधार पर पंजाब आ जाता है। उत्पादकता मतलब क्या? कम जमीन पर अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब है। लेकिन सर्वाधिक अनाज उत्पादन करता है गेहूं तो उत्तर प्रदेश करता है। ठीक है, तो ये है। उसके बाद देखिए, सबसे ज़्यादा गेहूं कहाँ पैदा होता है? तो सबसे ज़्यादा गेहूं उत्तर प्रदेश में पैदा होता है। ठीक है, भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है? तो गन्ना ज़्यादा पैदा होता है बिहार एवं उत्तर प्रदेश में। ठीक है, 45 नंबर देखिए, भारत में निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो चीनी का कटोरा जो कहा जाता है वो कहा जाता है अभी उत्तर प्रदेश को, भारत में। ठीक है, उत्तर प्रदेश को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। यह गन्ने का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन करता है। 18-19 में चीनी की सबसे बड़ी उत्पादक है तथा ISMA के प्राथमिक अनुमान के अनुसार 2019-20 में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है, भारत में प्रथम स्थान पर गन्ना उत्पादन में। भारत के राज्यों में से जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान क्या है? तो बिहार, जूट उत्पादन में बिहार का जो स्थान है वो है द्वितीय, पहला स्थान पर है पश्चिम बंगाल। तो जूट उत्पादन में बिहार द्वितीय स्थान पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मतलब भारत में जूट उत्पादन की दृष्टि से बिहार का स्थान द्वितीय है, जबकि पश्चिम बंगाल अकेले 50% उत्पादन करता है। भारत में एकमात्र राज्य जो केसर का उत्पादन करता है तो वो कौन करता है? तो वो है आपका जम्मू कश्मीर। ठीक है, 48 नंबर क्वेश्चन है कि निम्न में से नकदी फसल कौन सी है? नकदी फसल वो है कि जिसको तुरंत बेच करके तुरंत हाथ में पैसा आ जाए, तो वैसे फसल को नकदी फसल कहते हैं। उसको लगाते भी हैं बेच करके पैसा कमाने के लिए,
है ना कि खाने के लिए। तो नकदी फसल इनमें जो है आपका वो है ज्वार, जूट है, गन्ना भी है। तो आंसर आपका होना चाहिए, ये गलत दिया है, ऐसा नहीं होगा। आर्थिक समीक्षा भारत सरकार के भारत प्रमुख फसलों को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करता है। खाद्यान्न फसलें या खाद्य फसल, चावल, गेहूं, मक्का, मोटे अनाज, दलहन। तो मोटे अनाज में ही तो आ जाता है ज्वार, ठीक है, तो वो तो आपका खाद्यान्न फसल हो गया। गैर खाद्यान्न फसलें को हम नकदी फसल कहते हैं, जिसमें तिलहन, मूंगफली, रैपसीड, सरसों, रेशेदार कपास, जूट, मेस्ता, ये सब आता है, ठीक है। बागवानी फसल में चाय, कॉफ़ी, रबर, गन्ना, तंबाकू आता है, ठीक है। आलू भी बागवानी में आता है। और देखिए भारत में कौन से दो राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहे अयस्क में संपन्न है। लोहे अयस्क के भंडार सबसे ज़्यादा किसके पास है भारत में, तो वो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए 50 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित लौह अयस्क में से बैलाडीला में किसका खनन होता है। तो बैलाडीला में जो खनन होता है वो होता है हेमेटाइट अयस्क का। हेमेटाइट अयस्क से लोहा इस्पात बनाया जाता है ना। बैलाडीना खान छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा जिले में स्थित है, वहाँ से हेमेटाइट लौह अयस्क का खनन किया जाता है। हेमेटाइट उच्च किस्म गुणवत्ता वाले लौह अयस्क है, इससे उच्च किस्म का लोहा बनता है, ठीक है ना। छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गोवा आदि में भी पाया जाता है यह अयस्क, ठीक है। ये उच्च गुणवत्ता वाला अयस्क होता है। 51 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में कोयला की खानें स्थित है कहाँ। तो झारखंड में कोयला की जो खानें हैं वो है आपका झरिया में, ठीक है। तो झरिया में कोयला खान है, झारखंड के धनबाद जिले में स्थित है, जो कि है ना धनबाद जिले के झरिया में है कोयला का खान, वहाँ कोयला खदान होता है। अधिकांश कोकिंग कोयला का भंडार यहीं पर है। कोकिंग कोयला कोयला का एक टाइप है, कोकिंग कोयला, है ना, ये अच्छा टाइप नहीं माना जाता है कोयला का। सबसे अच्छा कोयला तो एंथ्रासाइट होता है ना ये। जबकि जमशेदपुर में क्या है, इस्पात उद्योग है, टाटा का जमशेदपुर में ही तो प्लांट है। लोहरदगा क्या है, बॉक्साइट का उत्पादन के लिए जो है फेमस है लोहरदगा। तो ये भी लोहरदगा भी झारखंड में ही पड़ता है, लेकिन वो बॉक्साइट के उत्पादन में है फेमस। 52 नंबर क्वेश्चन देखिए, झारखंड में झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। तो झरिया में क्या पाया जाता है, तो कोयला। झरिया धनबाद के अंतर्गत आता है, तो कोयला पाया जाता है। 53 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय कोयला उद्योग की निम्नलिखित समस्याओं पर विचार करें। तो इसमें जो है आपका विचार करें तो 1, 2, 3, 4 बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें है विचार करने का रहा है क्या, निम्न कोटि का कोयला एवं कोयला संचलन में बाधा। दूसरा है धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी। और तीसरा है कोकिंग कोयला के आयात पर बढ़ती निर्भरता। और चौथा है कार्य संचालन की कीमतें। उपयुक्त में से कौन सही है। भारतीय कोयला उद्योग की ये क्या है, मतलब कैसा है। तो इन सभी चीज़ें भारतीय कोयला उद्योग में इस चारों चीज़ों का जो है सामना करना पड़ता है, इसलिए बी आंसर हो जाएगा। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है ना। तो ये है, उसका आंसर यही हो गया कि भारतीय कोयला उद्योग वर्तमान में अनेक समस्याओं से ग्रसित है। इसमें प्रमुख है निम्न कोटि का कोयला यहाँ निकलता है। धुलाई संस्थानों की उपयोग क्षमता में कमी है, धुलाई बढ़िया से नहीं हो पाता है उसका। और उसके बाद कोकिंग कोयले का बढ़ता आयात भी एक कारण है। कोयले के स्थानांतरण में आने वाली बाधा, मतलब एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में जो बाधा है, ये सब। और कीमतें, ये सब कुछ बाधाएं हैं। 54 नंबर देखिए, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है। तो भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार जो है वो है आपका डिगबोई असम में, है ना। अंकलेश्वर में भी तेल का जो है भंडार है। बॉम्बे में भी है, वहाँ जो कुआं है बॉम्बे हाई। अंकलेश्वर में भी तेल निकाला जाता है। नवगांव गुजरात में भी निकाला जाता है, लेकिन डिगबोई में सबसे पुराना है। सबसे पुराना तेल का भंडार डिगबोई असम में है। ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है, ये ब्रह्मपुत्र घाटी में पड़ता है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। 55 नंबर देखिए, भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था। तेल को लेकर के संकट कब पैदा हो गई थी भारत में, तो वो 1970 और 1980 के दौरान, है ना। 1970 के दशक में, 1973 में यह समस्याएं पैदा हो गई थी, ठीक है। जब तेल निर्यातक देश जितना भी है ओपेक कंट्री के अंतर्गत आता है, तो वो जो है क्या किया था, तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना की वृद्धि कर दी थी। भारत इसके लिए जो है परेशान हो गया था।
56 नंबर है, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत वर्ष 1994 में कितनी थी? तो भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत जो है वो थी 243 किलोग्राम तेल के बराबर। ठीक है, 94 का डाटा है, छोड़िए उसको 94 वाला डाटा को। भारत में राज्य विद्युत बोर्ड की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। राज्य विद्युत बोर्ड सब जो होता है, राज्य विद्युत बोर्ड निगम, उसकी रुग्णता होने का, कमजोर होने का क्या कारण है? तो वो कारण है सभी कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय करना। किसानों को जो फीडर दे दिया गया और वो जो है कम लागत पर, रियायत दर पर वो बिजली बिल नहीं भर रहा है, तो बिजली कंपनी लॉस में चला गया। प्रसारण एवं है ना संवितरण हानियाँ काफ़ी ज़्यादा होती है। जैसे ट्रांसमिशन में क्या होता है कि बिजली जितना भेजेंगे उतना बीच में ही जो है खपत हो गया, खर्चा हो गया, मतलब लीकेज ज़्यादा हो गया, तो वो हो गया। तीसरा हो गया, राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी है, उसको अपना निर्णय लेने का अधिकार नहीं, उसमें कमी है ना। और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्ड के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है। ये है, तो चारों आंसर हो जाएगा राज्य विद्युत बोर्ड के रुग्ण होने का। टिस्को संयंत्र किसके नज़दीक स्थित है? टिस्को संयंत्र जो है वो किसके नज़दीक स्थित है? तो वो है आपका टाटा नगर के नज़दीक में है। टिस्को मतलब होता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी। टिस्को का फुल फॉर्म हुआ, भारत की प्रमुख इस्पात कंपनी है। ये एक निजी कंपनी है, टाटा नगर जमशेदपुर में अवस्थित है। जमशेद जी टाटा के द्वारा स्थापित किया गया था 1907 ईस्वी में, और इसका उत्पादन 1913 से शुरू हो गया था। बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार में डालमिया नगर जो है वो है सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है ना। बिहार में डालमिया नगर सीमेंट उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यहाँ पर सीमेंट के साथ साथ चीनी मिल भी है, कागज़ उत्पादन के लिए भी प्रसिद्ध है बिहार में, और केमिकल उत्पादन के लिए भी यह प्रसिद्ध है। 60 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित स्थानों में कहाँ तांबा उद्योग स्थापित है? तांबा उद्योग जो स्थापित है वो है आपका खेतरी में। खेतरी जो कि राजस्थान में पड़ता है ना, कि झुंझुनू जिले में पड़ता है। राजस्थान के झुंझुनू जिले में खेतरी नामक स्थान है, वहाँ पर जो है तांबा उत्खनन होता है, तांबा उद्योग है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन यह कॉपर प्रोजेक्ट चलाया जाता है यहाँ पर, है ना। ये है 61 नंबर, देखिए राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान राज्य का खेतरी बेल्ट जो है वो है आपका तांबा खनन के लिए। ठीक है, और सोना खनन के लिए कर्नाटक का कोलार खान है। अभ्रक खनन में जो है झारखंड में जो है आपका, झारखंड में अभ्रक खनन ज़्यादा होता है, और पहले बिहार में आता था यह, तो बिहार का जो है नंबर 1 पर था अभ्रक में, तभी झारखंड हो गया। लौह अयस्क खनन में आपका जो है उड़ीसा का नंबर 1 पर आता है। ठीक है, स्वर्णिम चतुर्भुज क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज जो है वो है आपका स्वर्ण व्यापार मार्ग, नहीं, स्वर्ण चतुर्भुज है महानगरों को जोड़ने वाला जो है रेल मार्ग, तो हीरक चतुर्भुज परियोजना है। यहाँ सड़कों का वैसे परियोजना जो कि 4 महानगर को जोड़ती है, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई और जो है दिल्ली को, है ना। तो ये 4 महानगर को जोड़ने वाली जो सड़क की परियोजना है उसको हम कहते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज योजना। तो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना राजमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना, प्रमुख वायु मार्ग, ये महानगरों को जोड़ने वाला रेल मार्ग। रेल दे दिया, यहाँ पर चतुर्भुज होता एक आंसर, अगर चतुर्भुज रहता तब होता। यहाँ पर आंसर होना चाहिए राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ना, मतलब 4 महानगरों को जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से जोड़ना, है ना। ये आंसर सी आंसर होगा। ठीक, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली को जोड़ने का है यह परियोजना। भारत का 40% सड़क परिवहन होता है किस? तो राष्ट्रीय राजमार्ग से, है ना। 2016 के डाटा के अनुसार 40% जो है राष्ट्रीय NH से होता है परिवहन अब जो है, और बाकी अन्य सड़कों से, बाकी में स्टेट हाईवे भी है और जो है आपका जिला सड़क सब भी आता है। निम्नांकित नंबर की राजधानी ट्रेनों में से कौन सी एक अधिकतम दूरी तय करती है?
तो ये भी पूछा गया है 53वीं से 55वीं बीपीएससी में। तो ये है 12,431 त्रिवेंद्रम सेंट्रल राजधानी एक्सप्रेस। ठीक। कुरियर सेवा से प्रतिस्पर्धा के लिए भारतीय डाक विभाग ने द्रुत डाक सेवा का आरंभ कब किया था? द्रुत डाक सेवा का मतलब होता है स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट की शुरुआत पोस्ट ऑफिस ने कब किया था? पोस्टल डिपार्टमेंट ने। ये क्या था? 1986 ईस्वी में। डाक विभाग द्वारा द्रुत डाक सेवा मतलब स्पीड पोस्ट की जो सुविधा मिलती है हम लोगों को, है ना, 72 घंटा के अंदर जो है डेस्टिनेशन पर पहुंचा देना। भारतवर्ष में सर्वप्रथम दूरभाष का प्रादुर्भाव किस वर्ष हुआ था? तो दूरभाष का जो प्रादुर्भाव हुआ था वो हुआ था 1850 में। सर्वप्रथम टेलीग्राफ सेवा कोलकाता और डायमंड हार्बर के बीच हुआ था। 1881 ईस्वी में इंग्लैंड के ओरिएंटल टेलीफोन कंपनी लिमिटेड ने भारत में कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास अहमदाबाद टेलीफोन एक्सचेंज स्थापित किया था। तो 1850 के बाद ये शुरू हो गया था, तो ऐसा ऑप्शन है ही नहीं इसमें 1850। ठीक है, तो ये इसलिए स्टार लग गया है। 67 नंबर देखिए, पाठ अंचल मतलब पाठ रीजन अवस्थित है कहाँ? तो यह झारखंड में। पाठ रीजन कहाँ अवस्थित है? तो झारखंड में। पाठ अंचल जो है ये छोटा नागपुर प्रदेश में अवस्थित है। रांची के आसपास वाला जो क्षेत्र है वो छोटा नागपुर कहलाता है। ऊंची पहाड़ी शिखर होते हैं, है ना, ये ऊंची पहाड़ी शिखर होते हैं। छोटा नागपुर पठार का अधिकांश भाग झारखंड राज्य के अंतर्गत आता है ना। ये जो पाठ रीजन होता है ये क्या होता है? ऊंची पहाड़ी शिखर होता है इसका, तो उसको हम पाठ रीजन कहते हैं। ये छोटा नागपुर में पाया जाता है इस तरह का। झुमरी तलैया रेडियो पर गीतों की फरमाइश के लिए प्रसिद्ध किस राज्य में स्थित है? झुमरी तलैया जो है वो झारखंड में अवस्थित है। कोडरमा जिले में स्थित है ये। 69 देखिए, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम को बताइए। तो क्षेत्रफल के अनुसार जो है अवरोही क्रम बड़ा से छोटा बताना है। तो ये हो जाएगा आपका मध्य प्रदेश 3 नंबर पर, उत्तर प्रदेश, फिर है आपका आंध्र प्रदेश और फिर है बिहार। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। असम कुल मिलाकर के कितने राज्यों एवं केंद्र शासित क्षेत्रों से घिरा हुआ है? तो असम जो है 7 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से घिरा हुआ है। तो वहाँ तो अब केंद्र शासित प्रदेश कोई है नहीं, उधर पहले था कुछ केंद्र शासित प्रदेश, तो अब तो 7 राज्यों से घिरा हुआ है, ये आप कह सकते हैं असम। पश्चिम बंगाल से, अरुणाचल प्रदेश से, मणिपुर से, त्रिपुरा से, मेघालय से, मिजोरम से, नागालैंड से, इस सबसे घिरा हुआ है। ठीक है, सीमा लगाता है आसाम का बहुत सारे राज्यों से सीमा लगता है। पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों से लगभग सीमा लग जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका 71 नंबर। देखिए, गद्दी लोक निवासी हैं। गद्दी जो है जनजाति है, ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये है हिमाचल प्रदेश में गद्दी पाए जाते हैं। बोडो निवासी हैं। बोडो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो गारो पहाड़ी में बोडो पाया जाता है, गारो पहाड़ी में और आसाम में। ठीक है, ये है। गारो जनजाति कहाँ पाए जाते हैं? तो गारो जनजाति जो है गारो खासी जयंता मेघालय में पाए जाते हैं, है ना। तो जनगणना से गारो जनजाति मेघालय, असम, मिजोरम तीनों राज्य में पाया जाता है। यहाँ आंसर तो ऑप्शन सब दे दिया गया है ना, इसलिए स्टार लग गया है। गंगा की जलोढ़ मृदा की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग कितना है? तो वह है 6000 मीटर तक। 6000 मीटर तक जो गंगा का जो मैदान देख रहे हैं, ये जो लेयर है मिट्टी का, ये 6000 मीटर तक नीचे तक मिट्टी मिल सकता है, मतलब 6 किलोमीटर तक, है ना। कहीं कहीं पर ऐसा मिलेगा आपको। ओल्डहम के अनुसार है ये, है ना। निक्षेपों की मोटाई 4000 से 6000 मीटर तक हो सकता है। ग्लेनी के अनुसार कहा गया कि 2 ही किलोमीटर मतलब 2000 मीटर है। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी कौन है? तो भारत की सबसे जो है लंबी वाह नदी कौन है, मतलब बहने वाली नदी? तो वह है गंगा, है ना। 2525 किलोमीटर है लगभग, तो ये है गंगा। फिर दूसरे नंबर पर है गोदावरी। यहाँ देखिए नर्मदा महानदी ऑप्शन के अनुसार। गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर, गंगा नदी के किनारे सबसे बड़ा शहर कौन है? तो वो है कानपुर। ठीक है, कानपुर सबसे बड़ा है। उसके बाद है पटना और उसके बाद है आपका
जो है वाराणसी, उसके बाद है इलाहाबाद, है ना। 77 नंबर देखिए, तिब्बत में मानसरोवर झील के पास जिस नदी का स्रोत है वह कौन सा नदी है। मानसरोवर झील के पास से कौन सी नदी निकलती है तिब्बत में, तो वह निकलती है सिंधु भी निकलती है और ब्रह्मपुत्रा भी निकलती है। तो दोनों नदी, ब्रह्मपुत्रा निकलती है तिब्बत में मानसरोवर के निकट से चेमा युंगडुम हिमनद से, और सतलज नदी निकलती है, सतलज भी निकलती है वहाँ से, सतलज नदी निकलती है तिब्बत में मानसरोवर झील के पास राकस ताल से, और सिंधु नदी की निकलती है मानसरोवर झील के निकट पश्चिमी भाग से निकलती है। ठीक है, तो ये तरह तो तीनों नदी ब्रह्मपुत्रा, सिंधु और सतलज। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, मानस नदी किस नदी की उपनदी है, किस नदी की सहायक नदी है मानस नदी, ये पूछा जा रहा है। ये है ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है मानस नदी। मानस नदी ब्रह्मपुत्रा नदी की सहायक नदी है। ब्रह्मपुत्रा की अन्य प्रमुख सहायक नदियां हैं जैसे जयमोली नदी, तीस्ता नदी भी ब्रह्मपुत्रा की सहायक है, तीस्ता भी ब्रह्मपुत्रा में आकर के मिल जाता है। कामेग है ना, उसके बाद है आपका सुबनसिरी है, धनसिरी है, बूढ़ी दिहांग है, कोपिली है, ये सब नदी जो है आपका ब्रह्मपुत्रा का सहायक नदी है। उसके बाद 79 क्वेश्चन देखिए, किसी नदी की भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है, कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से बहती है, भ्रंश घाटी से बहती है, तो नर्मदा नदी बहती है, ताप्ती भी बहती है, लेकिन नर्मदा इसमें आंसर है ऑप्शन में ए। ठीक है, 80 नंबर क्वेश्चन देखिए, पश्चिम की ओर प्रवाहित होने वाली नदियां कौन है इसमें, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है इसमें नर्मदा, ताप्ती, है ना। नर्मदा और ताप्ती, जैसे ये भारत है तो पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे अरब सागर में गिरती है, और कुछ नदी तो ऐसे बंगाल की खाड़ी में गिरती है पूरब की ओर। तो ये है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है इसमें नर्मदा और ताप्ती। राप्ती नदी जो है वो घाघरा नदी की सहायक नदी है, और घाघरा नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। तो बस यही है। कावेरी नदी कौन से राज्यों से होकर गुजरती है, तो कावेरी नदी जो है ये गुजरती है आपको कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, तीन राज्यों को टच करती है, और कावेरी जल विवाद भी इसी तीनों राज्यों के बीच में है। ठीक है, सोन, नर्मदा तथा महानदी निकलती है कहाँ से, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी निकलती है एक ही पहाड़ से निकलती है, अलग अलग दिशाओं से निकलती है, तो वह है अमरकंटक की पहाड़ी से। ठीक है, सोन नदी, नर्मदा नदी और महानदी तीनों जो है एक ही पहाड़ी से निकलती है। सोन नदी इधर आ जाती है आपको गंगा में आकर के मिल जाती है बिहार में पटना के पास, और फिर जो है आपका नर्मदा नदी पश्चिम की ओर जाकर के अरब सागर में गिर जाती है, और महानदी जो है पूरब की ओर बहते हुए उड़ीसा से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये है। 83 नंबर देखिए, दामोदर नदी निकलती है कहाँ, तो दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, तो ये निकलती है छोटा नागपुर के पठार से दामोदर नदी निकलती है, और पश्चिम बंगाल में जो है गंगा में हुगली में मिल जाती है ना, हुगली नदी में मिल जाती है, जिसको आप कहते हैं भागीरथी। उसमें जो है गंगा जो का भी नाम बंगाल में पड़ जाता है, अलग अलग ब्रांच में अलग अलग नाम पड़ जाता है, हुगली है, भागीरथी है, ये है। उसके बाद देखिए 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि बंधित नदी है, भूमि बंधित नदी है इसमें से लूनी नदी। भूमि बंधित का मतलब हो गया कि छिपी हुई नदी है, भूमि के अंदर बहती है। तो लूनी नदी अजमेर के दक्षिण पश्चिम में अरावली श्रेणी से निकलती है, 320 किलोमीटर की यह नदी है, और प्रवाहित होने के पश्चात यह कच्छ के रण में दलदली में छिप जाती है, मतलब विलुप्त हो जाती है। ठीक है, तो यही है भूमि बंधित नदी लूनी। 85 नंबर देखिए, निम्न नदियों में से सबसे अधिक नदी पथ परिवर्तन किया है कौन, था नदी पथ परिवर्तन मतलब अपना रास्ता बदलने के लिए जाना जाता है, कुख्यात है, वो है कोसी नदी। कोसी अपनी भयंकर बाढ़ों और बार बार मार्ग परिवर्तन करने के लिए प्रसिद्ध है ना। अतः यह कहा जा सकता है कि भारत की अन्य सभी नदियों में से कोसी नदी ने सर्वाधिक बार अपने प्रवाह को बदला है, हमेशा वो अपना प्रवाह दिशा को बदलता रहता है। 86 नंबर देखिए, त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आती है, तो त्रिवेणी नहर जो है गंडक नदी से ही जो है त्रिवेणी नहर को पानी जाता है, और इसमें चंपारण को, पश्चिमी चंपारण को सिंचाई मिलता है। 87 नंबर देखिए, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, इसका कारण क्या है, तो यह स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन, स्थल और समुद्र का विभेदी तापन होता है, तापमान में अंतर होता है, तभी जाकर के दाब में भी अंतर पड़ता है,
और जब दाब में अंतर पड़ता है तो जितना ह्यूमिडिटी वाला हवा है वो दक्षिण पश्चिम मानसून का रूप लेकर के भारत में आ जाता है और वर्षा कराता है, उसी को हम मानसून कहते हैं। ठीक है, तो ये है। आम्र वर्षा क्या है? तो आम्र वर्षा 88 नंबर क्वेश्चन देखिए। आम्र वर्षा ये है कर्नाटक एवं केरल के में मानसून से पूर्व होने वाली वर्षा है। ये मानसून से जस्ट पहले वर्षा होती है और ये जो है त्वरित झंझावात के रूप में वर्षा होती है और आम के लिए फायदेमंद होती है ना। इसको हम चेरी ब्लास्म भी कहते हैं, है ना। कर्नाटक केरल में अप्रैल महीना में ये होता है, इसको चेरी ब्लास्म वर्षा भी कहते हैं। चेरी के लिए भी ये जो है महत्वपूर्ण माना जाता है। आम्र वर्षा कहते हैं इसको, ठीक है। अप्रैल महीना में होता है, मानसून से जस्ट पहले। बंगाल में इस तरह की वर्षा को क्या कहा जाता है? तो बैसाखी, काल बैसाखी कहा जाता है। मानसून से पूर्व वर्षा को जो बंगाल में होता है तो उसको काल बैसाखी कहते हैं। कर्नाटक वगैरह में जो होता है उसको चेरी ब्लास्म कहते हैं। केरल में जो है आम्र वर्षा कहते हैं। 89 नंबर है, निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? जाड़े के मौसम में जो बारिश मिलती है वो तमिलनाडु में लौटती हुई मानसून से नवंबर के बाद, है ना। नवंबर दिसंबर में जो है लौटती हुई मानसून के बारिश होती है ना। पूर्वी तट के किनारे में तमिलनाडु के पास, है ना। उत्तर पूर्वी मानसून से लौटते मानसून से तमिलनाडु के तटवर्ती इलाके में बारिश होती है। ठीक है। चेरापूंजी अवस्थित है कहाँ? तो चेरापूंजी मेघालय राज्य में। भारत में सर्वाधिक वर्षा यहीं पर होता है। ठीक है। चेरापूंजी भारत के पूर्वोत्तर राज्य मेघालय में अवस्थित है। मानसिन राम जो है पहले विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, अब चेरापूंजी हो गया। मानसिन राम भी पहले मेघालय में ही पड़ता है और चेरापूंजी भी जो है मेघालय में ही पड़ता है। 91 नंबर क्वेश्चन देखिए, सूची 1 सूची 2 को मिलान करना है। तो इसमें जो है आपका बाढ़ है, भूकंप है, सूखा है, चक्रवात है। तो हिमालय का गिरिपद क्षेत्र में क्या आएगा? तो इसमें जो आंसर हो जाएगा आपका बी है। तो बी है A का 3, है ना। A का 3 है। इसका मतलब है कि जो बाढ़ है वो है आपका उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान में बाढ़ ज़्यादा आता है। बिल्कुल सही है, A का 3 हो गया। ठीक। उसके बाद देखिए भूकंप है आपका जो है हिमालय के गिरिपद क्षेत्र में ज़्यादा सेंसिटिव यह है, जोन 5 में आता है। ये ज़्यादा सेंसिटिव है भूकंप को लेकर के। हिमालय का जो रीजन है, शिवालिक वाला रीजन, ऊपर का रीजन जो है वो, है ना, ये है। उसके बाद फिर आ जाता है सूखा। तो सूखा है आपका मध्य पूर्वी, नहीं आपका सूखा जो है, हाँ, मध्य पूर्वी भारत हो जाएगा। और चक्रवात के लिए जो है ये झारखंड और उत्तरी उड़ीसा का जो है समुद्र के तट के किनारे जो वहाँ चक्रवात के लिए ज़्यादा फेमस है। तो ये हो जाएगा आपका बी आंसर। 92 देखिए, करेवास मृतिका जो जाफरान केसर का एक स्थानीय प्रकार है, ये करेवास मृतिका के उत्पादन के लिए उपयोगी है क्या? तो इसके लिए उपयोगी जो है वो है आपका कश्मीर, हिमालय। कश्मीर में जो है करेवास मृतिका नाम का जो है जाफरान केसर उगाया जाता है। जाफरान केसर का टाइप है कि खेती के लिए कश्मीर घाटी में प्रसिद्ध है। करेबा मिट्टी की में ही ये होती है ना। करेबा मिट्टी वहीं पर पाया जाता है, उपजाई जाती है ये। ठीक है। तो करेबा मृतिका मतलब करेबा मिट्टी जो जाफरान केसर के उत्पादन के लिए उपयोग में लाया जाता है। तो कहाँ पर है? तो जम्मू कश्मीर में, कश्मीर वाला हिमालय में। रेगुड़ का किसका नाम है? तो रेगुड़ एक मिट्टी है, काली मिट्टी को ही हम रेगुड़ मिट्टी कहते हैं। काली मिट्टी को स्थानीय रूप से हम रेगुड़ कहते हैं, रेगड़ कहते हैं, या कपासी मिट्टी भी इसको कहते हैं। कपास का उत्पादन ज़्यादा होता है। और उष्णकटिबंधीय चेरनोजम आदि अलग अलग नामों से जाना जाता है। उष्णकटिबंधीय चेरनोजम मिट्टी भी इसको कहते हैं। ठीक है, ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये है रेगड़ मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? तो ये महाराष्ट्र में, है ना। दक्कन के क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है, महाराष्ट्र में। रेगुड़ नाम है जो है काली मिट्टी का रेगुड़ नाम है। ठीक है, ये है। 96 देखिए, मृदा अपरदन रोका जा सकता है। मृदा अपरदन रोका जा सकता है आपको
वन रोप करके जो है मृदा को क्षरण होने से बचा सकते हैं। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन होने से बचाए, मतलब एक जगह दूसरी जगह मिट्टी को बहने से बचाए। ठीक है। मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। वृक्षारोपण करके, सोपानी अथवा समुच्चय रेखा मतलब सीढ़ी नुमा खेती करके जो है आप मिट्टी को बचा सकते हैं, जो ढलान वाला क्षेत्र है वहाँ पर। अतिचारण से रोकना होगा, मतलब अतिचारण जो लगते हैं जानवरों को जो चराया जाता है तो उससे क्या होता है, मिट्टी ढीला पड़ जाता है और वो बह जाता है। तो ये सब कुछ तरीके हैं मिट्टी को क्षरण होने से बचाने का। 97 नंबर क्वेश्चन है, देखिए गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है क्या? तो गंगा का जो मैदान है, जो पुरानी कछारी मिट्टी, वो बांगर कहलाता है ना। खादर और बांगर, जो नवीन जलोढ़ मिट्टी है उसको खादर कहते हैं और पुरानी को बांगर कहते हैं। ये है। 98 नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है? तो नदियों द्वारा जो निर्मित मिट्टी होती है उसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, है ना। जल के द्वारा लाया गया मिट्टी है, जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। जलोढ़ मिट्टी का निर्माण जो है नदियों के छोड़े गए गाद के द्वारा होता है ना। ये जलोढ़ मृदा देश के 43.4% भागों में पाया जाता है ना। यह है लगभग 142.50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्र में विस्तृत है। ठीक है। जलोढ़ मिट्टियों को दो उपवर्गों में बांटा गया है, एक नवीन जलोढ़ जिसको हम खादर कहते हैं, दूसरा प्राचीन जलोढ़ जो पुराना जलोढ़ जिसको हम बांगर कहते हैं। ठीक है। तो बांगर जमीन मिट्टी जो है थोड़ा ऊंचाई रूप लिए हुए, वहाँ पर अब बाढ़ नहीं आता है। अब जहाँ जहाँ बाढ़ आता है वो समझिए वो नवीन जलोढ़ वाला क्षेत्र है। भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है? तो भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन का जो प्रतिशत है वह है आपका, ये पुराना डाटा है, 20.7% आंसर दिया है। अभी के डाटा के अनुसार 24.6% है, लगभग 24.67% है ये है। तो ये पुराना डाटा इस क्वेश्चन को, है ना। वृक्षारोपण 4% है, यहाँ पर दिया 24.4%, सॉरी 24.4% है। ठीक है। प्रतिशत अधिकतम वन क्षेत्र है कहाँ? तो प्रतिशत में अगर वन क्षेत्र की बात करें तो वो है मिजोरम में, और क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें तो कहाँ पर है, वो है आपका मध्य प्रदेश में। 2018 के ISFR 2017 इंडियन जो फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार भारत में सर्वाधिक वनाच्छादित क्षेत्र मध्य प्रदेश है, मतलब मध्य प्रदेश ज़्यादा क्षेत्रफल में वन है। जबकि क्षेत्रफल जो है प्रतिशत के अनुसार देखें तो वो है मिजोरम के 86.27% क्षेत्र में वन है ना। सर्वाधिक प्रतिशत वाला क्षेत्र में वन वाला राज्य मिजोरम है। ठीक। 101 नंबर क्वेश्चन देखिए, समस्त विश्व में तेंदुओं की सर्वाधिक आबादी भारत में है, इनकी अनुमानित संख्या कितनी है? इनकी अनुमानित संख्या जो तेंदुआ की है ये है आपका, अभी नए रिपोर्ट के अनुसार अगर देखें तो ये 7,910, मतलब 7910 तेंदुआ, जिसमें से पूर्वोत्तर में गणना नहीं हुई है। ये पूर्वोत्तर का गणना इसमें जो है छांट करके चला गया है। तो कुल मिलाकर के अनुमान अगर किया जाए तो 12 से 14 हज़ार तेंदुआ भारत में है। ठीक। 102 देखिए, भारत की जनसंख्या विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर मनन कीजिए। तो इसमें जो है आपका मनन करने के लिए कहा गया है, तो मनन करने के लिए 1 और 4 इसमें आंसर होगा। तो एक क्या कह रहा है देखिए, 1991 से 2001 के दशक में जनसंख्या वृद्धि लगभग 21% की दर से हुई थी। बिल्कुल सही है, 21% की वृद्धि उस दशक में हुई थी जनसंख्या। दूसरा है 1991 की अपेक्षा 2001 में पुरुष व महिला साक्षरता का अंतर बढ़ गया था, नहीं जो है नहीं बढ़ा था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार देश में 35 ऐसे बड़े नगर हैं जिनमें कुल नगरीय जनसंख्या के लगभग 48% जनसंख्या निवास करती है। तो ये भी नहीं होगा। 91 की जनगणना के अनुसार उपभोक्ताओं की संख्या में कमी का संकेत दिया गया है। ठीक है। तो ये 4 आंसर होगा। तो सी आंसर है 1 और 4। तो ये पुराना जनगणना का है तो इसको स्किप ही करिए तो ज़्यादा अच्छा है। नया जनगणना देखना ज़्यादा उचित होगा, 73 वाला 2011 वाला। 103 नंबर क्वेश्चन देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? भारत का कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या कितना है, नगर में कितनी जनसंख्या रहती है? तो वो है 31%, है ना, और 69% गाँव में रहता है 2011 की जनगणना के अनुसार। ये है इतना प्रतिशत गाँव में, इतना प्रतिशत शहर में।
सारण सिंचाई नहर निकलती है कहाँ से? तो सारण का जो सिंचाई नहर निकलती है, नहर का ही नाम है सारण नहर, तो ये निकलती है गंडक नदी से। ठीक है, गंडक परियोजना के अंतर्गत गंडक पर त्रिवेणी घाट के पास एक 740 मीटर लंबी बैराज बनाया गया है, जिससे कुछ नहरें निकाली गई हैं, जिनमें से एक सारण नहर भी है। ठीक है, ये है। 105 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, तो कहाँ का जो है परियोजना है? तो ये है आपका हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का एक परियोजना है। भाखड़ा नांगल परियोजना जो है यह पंजाब, हरियाणा, राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। ये भाखड़ा नांगल के पास सतलुज नदी पर जो है बांध बना करके जो है इस परियोजना को बनाया गया है। ठीक है, 106 नंबर है, देखिए भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ये सतलज नदी पर बनाया गया है। ठीक है, ये है। 107 नंबर देखिए, किसी नदी की शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है? तो वह है कावेरी नदी पर, है ना। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पर अवस्थित है। इस नदी का जो है उद्गम कर्नाटक के कोडागु जिले में होता, ब्रह्मगिरी में पहाड़ी पर होता है, और फिर जो है ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु 3 राज्यों से होकर के ये गुजरती है। ये है, केरल एवं तमिलनाडु में विस्तार है इसका, ज़्यादा क्षेत्र में है। 108 नंबर, हीराकुंड बांध जो है तैयार किया गया है कहाँ? तो यह है महानदी पर, उड़ीसा में पड़ता है हीराकुंड बांध। ठीक है, तो हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में महानदी पर बनाई गई है, महत्वाकांक्षी परियोजना है। यह है विश्व लंबा जो है, ये विश्व का सबसे लंबा बांध है, ये भी अपना रिकॉर्ड है इसका। ठीक, 109 नंबर देखिए, मैथान, बेलपहाड़ी एवं तिलैया बांध, है ना, ये बांध का नाम है। मैथान बांध, बेलपहाड़ी बांध, तिलैया बांध किस नदी पर है? ये है बराकर नदी पर, है ना। बराकर नदी ये झारखंड में पड़ता है। मैथान बांध, बेलपहाड़ी बांध, तिलैया बांध का निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराकर पर है किया गया था। बराकर जो है दामोदर की सहायक नदी है। ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, 110 नंबर, भारत में कौन सा कृषि वित्त का स्रोत नहीं है? तो कृषि वित्त का स्रोत जो है इसमें इनमें से कोई नहीं। सहकारी समितियां कृषि वित्त का एक जो है साधन है, कृषि के लिए जो है लोन वगैरह मिलता है। व्यापारिक बैंक भी से भी मिल जाता है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक से भी मिल जाता है, तो इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, भारत में कृषि वित्त के प्रमुख स्रोत हैं, वाणिज्यिक बैंक है, सहकारी बैंक है, जो है जिसको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं, सहकारी बैंक का मतलब हो गया, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हो गया, ये सब है। 111 नंबर हो गया, कृषि में युग्म पैदावार का आशय डैश को उगाने से है। युग्म पैदावार का मतलब क्या है कि विभिन्न मौसमों पर 2 फसलें, है ना, एक साथ 2 फसल को उगाना, है ना, उसको हम युग्म फसल कहते हैं। तो कृषि में युग्म फसल डबल क्रॉपिंग से आशय है कि विभिन्न मौसम पर 2 फसलें उगाना एक साथ, है ना, एक साथ जो है भूमि पर 2 या 2 से अधिक फसल को, इसको मिश्रित खेती भी कहते हैं, है ना, ये है। 112 नंबर देखिए, भारत में द्वितीय हरित क्रांति के संबंध में क्या सही है? तो द्वितीय हरित क्रांति के बारे में जो है आपका क्या सही है उसको देख लेते हैं। तो ये है, इसका लक्ष्य हरित क्रांति से पूर्व में ही लाभान्वित हो चुके क्षेत्रों में गेहूं एवं चावल के उत्पादन में और वृद्धि करना है। तो नहीं, तो इसका जो आंसर है 2 और 4 है ना, तो 2 और 4 है। तो इसका लक्ष्य हरित क्रांति से अब तक लाभान्वित न हो सकने वाले क्षेत्रों में बीज, पानी, उर्वरक तकनीक का विस्तार करना। ठीक है, ये है द्वितीय हरित क्रांति का, जो जहाँ तक प्रथम हरित क्रांति नहीं पहुँच पाया था वहाँ तक पहुँचाना, बस यही था। और चौथा है देखिए, इसका लक्ष्य पशुपालन, सामाजिक वानिकी, मत्स्य पालन, मतलब अन्य क्षेत्रों में भी उत्पादन, कृषि से जुड़े हुए और जितनी भी चीज़ है उनको भी उत्पादन को बढ़ाना, ये उद्देश्य था। ठीक, तो 2 और 4 इसका आंसर है। 113 नंबर क्वेश्चन देखिए, ये है आपका, नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है, तो कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है? तो गेहूं इसमें नकदी फसल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, गन्ना है नकदी फसल में, कपास भी है, जूट भी है। ठीक है, ये है। तंबाकू भी नकदी फसल है, तिलहन भी नकदी फसल है। तो नकदी फसल के अंतर्गत जो है फसल आता है जैसे गन्ना, कपास, जूट, तंबाकू, तिलहन, ये सब प्रमुख है ना।
उसके बाद देखिए स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से भारत में सर्वाधिक प्रगति हुई किस चीज़ का, तो गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक प्रगति हुई। ठीक है, ये है 115 प्रमुख खाद्य फसल है इसमें से कौन सा, तो चावल है भारत के प्रमुख खाद्य फसल, उसके बाद गेहूं आता है। ठीक है, तो भारत में जो है चावल का प्रमुख खाद्य फसल माना जाता है। खाद्यान्नों में दूसरे स्थान पर गेहूं है ना। ये 116 देखिए भारत के चावल के कटोरे किस नाम से कौन जाने जाते हैं, तो भारत में चावल का कटोरा जो है कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम चावल का कटोरा कहते हैं। छत्तीसगढ़ को भी कहा जाता है धान का कटोरा, है ना। तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को हम कहते हैं चावल का कटोरा क्षेत्र। ज़्यादा होता है चावल इसलिए ये है। अगला क्वेश्चन देखिए, खेती के अंतर्गत क्षेत्र के अनुसार भारत में सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है, तो वो है आपका चावल, चावल है। उसके बाद आ जाइए 118 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो सर्वाधिक क्षेत्र में जो बोई जाती है वो है चावल, उसके बाद फिर गेहूं आता है। भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है, तो वो है गुजरात, सबसे अधिक कपास उत्पादन होता है। तो फिर दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है, तीसरे नंबर पर तेलंगाना है। ठीक है, और चौथे नंबर पर आंध्र प्रदेश है कपास उत्पादन में। पंजाब भी कपास उत्पादन करता है। ये 120 नंबर है, गन्ने के उत्पादन में राज्यवार घटते क्रम को सजाइए, तो राज्यवार गन्ने के उत्पादन में घटते सबसे अधिक गन्ना उत्पादन जो करता है वो करता है उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। तो देखिए कौन सा मिला, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, बिहार, गुजरात। उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, ठीक है, तो सी आंसर है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। कर्नाटक नहीं है, तमिलनाडु है और कर्नाटक है। ठीक, तो ये है आपका सी आंसर होना चाहिए इसके अनुसार। शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल कौन सी है, तो शुष्क भूमि के लिए सर्वाधिक उचित फसल जो है ये है आपका जो है मूंगफली। मूंगफली क्या है, शुष्क भूमि में भी हो जाएगा, जैसे गुजरात में होता है, तो गुजरात में तो शुष्क भूमि ही है, तो आपका जो है ये है। गन्ना लगभग 150 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, उसको पानी चाहिए। जूट को 125 से 200 सेंटीमीटर वर्षा चाहिए, पानी चाहिए। गेहूं को 80 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा चाहिए, और मूंगफली को लगभग 50 से 80 सेंटीमीटर के वर्षा में भी काम चल जाता है, इसलिए कम वर्षा में भी काम चल जाएगा, मतलब शुष्क खेती भी इसको कह सकते हैं। 122 नंबर है, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक कौन सा राज्य है, तो सबसे बड़ा रबर उत्पादक जो है केरल है। ठीक है, तो भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य केरल है। यहाँ देश में कुल रबर का लगभग 78% जो है रबर उत्पादन होता है। ठीक, एर्नाकुलम, कोट्टायम, कोझिकोड एवं कोल्लम केरल के प्रमुख रबर उत्पादक स्थान है, प्रमुख जिले हैं ये, है ना। 123 नंबर है कि निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य रबर के उत्पादन में अग्रणी है, तो ये है केरल। 124 से देखिए, भारत सर्वश्रेष्ठ उत्पादक एवं उपभोक्ता है क्या चीज़ का, उत्पादक भी है सर्वश्रेष्ठ और उपभोक्ता भी है, तो वह चाय का। चाय भी सबसे अधिक उत्पादन करते हैं और जो खपत भी करते हैं, तो भारत जो है विश्व में चाय का सबसे बड़ा उत्पादक एवं उपभोक्ता है। वर्तमान में भारत विश्व में चाय का दूसरा, चीन पहला सबसे बड़ा उत्पादक है। ये प्रश्न जब पूछा गया था उस समय भारत जो है ये इस तरह का डाटा था। अभी क्या है कि उत्पादन में भारत का चाय उत्पादन में दूसरे नंबर पर स्थान आ गया है और खपत में 1 नंबर पर बना हुआ है। 125 नंबर है, भारत अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है क्या चीज़, तो अपनी आवश्यकता से अधिक उत्पादन करता है अनाज। आंसर में चाय दे रहा है, ठीक है, अब आवश्यकता से अधिक तो अभी अनाज आंसर है। ठीक है, अनाज होना चाहिए। 1 मिनट। 126 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य कौन है, तो पटसन जो है उत्पादन करता है पश्चिम बंगाल। पटसन मतलब वही जूट हो गया। तो भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक राज्य जो है पश्चिम बंगाल है। दूसरे नंबर पर अपना बिहार आता है। ठीक है, ये है, ये 2016-17 का जो है ये डाटा है।
127 है, निम्नलिखित भारतीय राज्य में लौह अयस्क उपलब्ध नहीं है। कौन से राज्य में लौह अयस्क नहीं है? तो वो है पंजाब में। ठीक है, अब तो बिहार में भी नहीं रहा। जो जब झारखंड जो इंक्लूड था तो बिहार में काउंट होता था, तो इसीलिए तो आंसर उस समय का क्वेश्चन है ना, 92-93 में पूछा गया, उसमें झारखंड बिहार में ही था, तो उस समय के अनुसार पंजाब ही आंसर होगा। अभी के संदर्भ में देखें तो पंजाब और बिहार दोनों हो जाएगा। ठीक, तो ये जो लौह अयस्क पाया जाता है उत्तर पूर्वी क्षेत्र में झारखंड एवं उड़ीसा में अधिक पाया जाता है। मध्य भारत में जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में पाया जाता है। प्रायद्वीपीय भारत में जैसे कर्नाटक, गोवा में पाया जाता है। आंध्र प्रदेश में भी पाया जाता है। राजस्थान, केरल, गुजरात इसमें पाया जाता है। बिहार में नहीं है, पंजाब में नहीं है लौह अयस्क। ठीक है, 128 नंबर देखिए, भारत के किस राज्य में चांदी उपलब्ध होती है? तो चांदी कहाँ पर उपलब्ध होता है? तो चांदी होता है आपका झारखंड में, है ना। इंडियन मिनरल्स ईयर बुक 2018 के अनुसार ये जो है राजस्थान सबसे 1 नंबर पर चांदी उत्पादन करता है, फिर कर्नाटक है, झारखंड है। ठीक, तो यहाँ पर ये दोनों तो ऑप्शन ही नहीं है, राजस्थान कर्नाटक, इसलिए झारखंड आंसर हो गया। 129 देखिए, खनिज के उत्पादन में भारत विश्व में अग्रणी है, तो कौन सा खनिज? तो वो है चादरी अभ्रक के उत्पादन में भारत जो है विश्व में सबसे 1 नंबर पर है। वर्तमान में चादरी अभ्रक, है ना, का सबसे बड़ा उत्पादक भारत है। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है और जिप्सम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है। लौह अयस्क का भी सबसे बड़ा उत्पादक चीन है ना। यहाँ ऑप्शन में जिस देश का नाम बताया, मतलब तांबा का हो गया सबसे बड़ा उत्पादक चिली, जिप्सम का चीन है, लौह अयस्क का भी चीन है। ठीक, 130 देखिए, भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक उत्पादन करता है? तो वो है झारखंड। झारखंड में सर्वाधिक, कोडरमा घाटी में ज़्यादा निकलता है ना अभ्रक। भारत के अभ्रक 3 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। तो झारखंड 2 राज्य विकल्प में नहीं दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर झारखंड होगा। 131 है, भारत में खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य को पहचानिए। तो खनिज उत्पादन में जो समृद्ध राज्य है, यहाँ ऑप्शन उस समय पुराना क्वेश्चन था तो बिहार दिया, जब झारखंड था तब का आंसर दिया है ये। तो वर्तमान में अगर देखें तो ये झारखंड तो अलग हो गया, तो बिहार तो आंसर होगा नहीं, सी उस समय के अनुसार सी आंसर सही था। तो अभी इसका आंसर हो जाएगा आपका जो है खनिज उत्पादन में समृद्ध राज्य पहचानिए, इसमें तो उड़ीसा हो जाएगा। ठीक है, खनिज झारखंड है, तो झारखंड तो ऑप्शन में है ही नहीं। उसके बाद उड़ीसा है, तो उड़ीसा आपका आंसर हो जाएगा। 132 से कोयला उत्पादन में राज्यवार घटता क्रम बताइए। तो कोयला उत्पादन में जो है राज्यवार घटता क्रम वो है, ये भी पुराने डाटा से पूछ दिया। बिहार, जब झारखंड था तो झारखंड वाला क्षेत्र में ज़्यादा कोयला उत्पादन होता था, फिर मध्य प्रदेश, फिर पश्चिम बंगाल में। ठीक है, तो ये अब हो गया प्रश्न काल के अनुसार, तो ये था ए आंसर। अब क्या है? तो अब के अनुसार अगर देखिएगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और झारखंड ये है 2018 के रिपोर्ट के अनुसार, है ना। कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है कहाँ पर? तो कोरबा कोयला क्षेत्र अवस्थित है ये छत्तीसगढ़ में, जो कि एमपी में पड़ता था पहले, अब छत्तीसगढ़ हो गया है। तो कोरबा कोयला क्षेत्र छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में अवस्थित है ना। 515 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में यह स्थित है कोरबा कोयला क्षेत्र। 134 है, किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो रेडियम प्राप्त किया जाता है आपको पिच ब्लेंड से, पिच ब्लेंड खनिज से जो है रेडियम प्राप्त किया जाता है। रेडियम रेडियो एक्टिव रसायन अवयव है, रेडियो एक्टिव पदार्थ है ये, यहाँ से रेडियो एक्टिविटी निकलता रहता है। इसका प्रतीक आरए है ना, इसका जो सिंबल है आरए है। यूरेनियम अयस्क पिच ब्लेंड से प्राप्त किया जाता है ना, ये हो गया। तो रेडियम प्राप्त किया जाता है पिच ब्लेंड से। भारत में पहला पनबिजली शक्ति केंद्र आरंभ हुआ था कहाँ पर? तो भारत में पहला पनबिजली शिव समुद्रम जो है जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत। तो भारत में पहला पनबिजली यंत्र हाइड्रो पावर स्टेशन कर्नाटक के मांड्या जिले में शिव समुद्रम है ना जल विद्युत परियोजना के अंतर्गत था। संयंत्र का निर्माण कोलार स्वर्ण खादानों में विद्युत पहुंचाने के लिए किया गया था। कोलार खान जहां से सोना निकलता है वहां विद्युत पहुंचाने के लिए इसका जो है निर्माण किया गया था। ठीक है, मैसूर महल एवं बेंगलुरु शहर विद्युत प्राप्त करने वाले देश की प्रमुख पहली इमारत एवं नगर थे। ठीक है, ये है।
इस परियोजना से मैसूर महल और बेंगलुरु शहर को भी बिजली दिया गया था। तो 136 नंबर देखिए, भारत में ऊर्जा उत्पादन एवं उपभोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये है आपका सी नंबर, सही नहीं है, बाकी सब सही है। तो गत दशक में भारत में ऊर्जा उत्पादन में ह्रासमान प्रवृत्ति लक्षित हुई है, तो ये सही है। विश्व में प्रति व्यक्ति ऊर्जा उपभोग भारत में न्यूनतम है, बिल्कुल सही है। प्रति व्यक्ति कम ऊर्जा खपत करता है, लोग उतना ऊर्जा उत्पादन ही नहीं होता है। भारत में ऊर्जा का उपभोग करने वाला प्रमुखतम क्षेत्र उद्योग है, उद्योग में सबसे अधिक ज़्यादा खपत होता है, मशीन वगैरह चलता है बेहद। सी नंबर देखिए जो आंसर नहीं है, आंसर है भारत में उत्पादित कुल व्यावसायिक ऊर्जा में गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों का योगदान 1% से कम है। मतलब गैर पारंपरिक ऊर्जा का मतलब ये हो गया कि जो हम परंपरा के अनुसार जो ऊर्जा उत्पादन करते आए हैं, जैसे कोयला से, तेल से, है ना, जो भी परंपरा अनुसार हम चलाए आ रहे हैं, तो वो गैर परंपरा का मतलब होता है कि जो नए नए जो है तरीके से ऊर्जा उत्पादन करना, जैसे बायोगैस से, जैसे सोलर वगैरह, तो ये उसमें बताया गया था। 1% से भी कम है, तो ये गलत था, सही नहीं है। ठीक है, ये है गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों का योगदान जो है कहीं कहीं अधिक है, लगभग 5% है। ये 137 देखिए, भारत में कतिपय लौह अयस्क संयंत्र पश्चिमी तट से होकर आयोजित किए गए हैं। इन उद्योग की ऐसी अवस्थिति का प्रमुख कारण क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी, गोवा एवं मध्य प्रदेश के कुछ भागों में उत्तम श्रेणी के लौह अयस्क निक्षेपों का मिलना तथा क्षेत्र से इस्पात निर्यात की तुलनात्मक सुविधा। ठीक। 138 देखिए, भारत में कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग हैं और उनकी कुल लंबाई तकरीबन कितनी है? तो भारत में जो नेशनल हाईवे है वो है आपका जो है 64 और 40,000 किलोमीटर प्रश्नानुसार। ये वर्ष 2001-2 का ये डाटा है, तो जो कि अभी के संदर्भ में ये गलत हो जाएगा। तो वर्तमान में 31 जनवरी 2018 के अनुसार अगर देखें तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या लगभग 700 हो गई है। तो अभी का डाटा ये हो गया। और जो है लंबाई कुल देखें तो 1,32,499 किलोमीटर हो गया है कुल हाईवे का भारत में। ठीक, ये तो भारत की कुल सड़कों की लंबाई लगभग जो है ये है आपका 2016 तक 56 लाख किलोमीटर थी। अभी ये है कुल सड़क, सब सड़क, स्टेट हाईवे और NH वगैरह सब, और या जिला सड़क वगैरह सब मिला करके, है ना। भारत में सबसे पहले रेल मार्ग तैयार हुआ था कब? तो 1853 में मुंबई से थाने के बीच में, है ना। ये है भारत में लॉर्ड डलहौजी के काल में यह चलाया गया था, है ना। उसमें लॉर्ड डलहौजी जो थे, डलहौजी गवर्नर जनरल थे। 1853 में जो बनकर तैयार हुआ था। 16 अप्रैल 1853 को मुंबई, जो उस समय बॉम्बे कहलाते थे, बॉम्बे से थाने चली थी ट्रेन। ठीक है, ट्रेन मुंबई के आपका जो है बोरीबंदर स्टेशन से 14 सवारी डिब्बों में को लेकर के 400 गेस्ट यात्रियों को लेकर के ये चला था। 34 किलोमीटर का सफ़र किया था। ये है अगला क्वेश्चन देखिए, बड़ी लाइन की दो पटरियों के बीच की दूरी कितनी होती है? तो बड़ी लाइन के बीच पटरियों के बीच की जो दूरी होती है वो होती है 5.5 फीट। फीट के अनुसार अगर देखें तो 5.5 फीट। मीटर के अनुसार देखें तो 1.67 मीटर होता है। ठीक है, तो ये 1.676 मीटर होता है। ठीक, ये रेल मार्ग 3 तरह का रेल होता है, छोटी लाइन, बड़ी लाइन और नैरो गेज, है ना। मीटर गेज, बड़ी लाइन ब्रॉड गेज और छोटी लाइन जिसको नैरो गेज कहते हैं। ठीक, ये है मर्मोगोआ पतन जो है पोर्ट है ना। तो ये कहाँ पर है? मर्मोगोआ पतन जो है ये है आपका गोवा में। सी नंबर हो जाएगा। मर्मोगोआ पतन ज्वार नदी के मुहाने पर गोवा के राज्य में अवस्थित है, यहाँ पर है। बंदरगाह, मर्मोगोआ बंदरगाह। 142 है, सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी स्थित है कहाँ पर? तो सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी जो है वो है गुड़गांव में। सुल्तानपुर बर्ड सेंचुरी, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है ये। और ये है इसका पूर्व नाम है सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य भी कह सकते हैं। हरियाणा के गुड़गांव में है, गुरुग्राम में है, जिले में अवस्थित है, पक्षियों का अभयारण्य है ना। 143 नंबर क्वेश्चन देखिए, अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? अंटार्कटिका में भारत के तृतीय शोध केंद्र का नाम क्या है? तो वह है भारती।
अंटार्कटिका में जो है अभी तक 3 शोध केंद्र बनाए जा चुके हैं अंटार्कटिका में। तो दक्षिण गंगोत्री पहला था, अंटार्कटिका में भारत का पहला अनुसंधान केंद्र था। इसकी स्थापना 1983 में की गई थी, है ना। भारतीय कुछ वैज्ञानिकों का दल गया था वहाँ पर। तो भारत ने अपने दूसरे अनुसंधान केंद्र मैत्री को बनाया 1988 में। फिर अभी तीसरा बनाया क्या, तो भारती। तो पहला दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती, ये अंटार्कटिका में रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ पर रिसर्च संस्थान बनाया गया, शोध केंद्र बनाया गया है। तो इस मास्टर वीडियो में भारत के भूगोल के अंतर्गत इतना ही जो है। नेक्स्ट हम लोग अलग विषय का क्वेश्चन बैंक, बीपीएससी के क्वेश्चन बैंक का मास्टर वीडियो लेकर के आएंगे। थैंक यू, धन्यवाद।